हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपने ये पादप के वर्गीकरण वाले चैप्टर में आपको जो मैंने पढ़ाया था वो था हमारा कौन सा वर्ग था? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को हमने कंप्लीट किया था। तो अब हमारा शुरू हो रहा था एम्ब्रियोफाइटा। कौन सा फाइटा? एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा से ये अधिक विकसित होते हैं। थैलोफाइटा के जो भी पादप थे वो उतने विकसित नहीं होते थे, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा उनसे डेवलप्ड प्लांट्स थे। तो थैलोफाइटा से अधिक विकसित पौधे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि लैंगिक जनन के बाद, लैंगिक जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसमें जो जाइगोट बनता है, इसमें जो जाइगोट युग्मनज, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज बनता है, उसमें बार बार विभाजन होता है। उसमें क्या होता है? बार बार विभाजन होता है। और जब बार बार विभाजन होगा तो नई कोशिकाएं बनेंगी और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, तब उसे हम लोग बहुकोशिकीय कोशिकाएं कहते हैं। और बहुकोशिकीय कोशिका से इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इम्ब्रियो कहते हैं। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्ब्रियो कहते हैं। मतलब यह हुआ कि लैंगिक जनन जब इसमें संपन्न हुआ तो इसमें जब सबसे पहले युग्मनज या जाइगोट बना तो उसमें कोशिका विभाजन पाया गया, सेल डिवीजन प्रोसेस हुआ। और सेल डिवीजन के द्वारा एक कोशिकी से बहुकोशिकी बने और बहुकोशिकी का सबसे प्रथम जो अंश बना उसे हम लोगों ने नाम दिया भ्रूण का, इम्ब्रियो का। ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताता है कि इसमें ऊतकों का विकास हुआ। भाई क्यों नहीं होगा ऊतकों का विकास? जब कोशिकाएं बहुत सारी बन जाएंगी तो कोशिकाओं के समूह को ही तो ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को तो ये ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों का तो विकास हुआ ही, क्योंकि कोशिकाओं में विभाजन पाया गया। फिर कह रहा है इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को भी मिला। तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी क्या कह रहा है कि इस उपजगत को हम लोगों ने भी आगे जब स्टडी करना शुरू किया तो उसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा ब्रायोफाइटा और दूसरे का नाम रखा ट्रैकियोफाइटा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा का। इसको शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा के क्या लक्षण थे? इस वर्ग को थैलोफाइटा से अधिक विकसित वर्ग कहा गया। मतलब ये सबसे ज्यादा विकसित था। ठीक है। और इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनको डेवलप होने के लिए नम स्थान चाहिए था, जहां पानी हो, नमी हो। छायादार स्थान भी इनके लिए आवश्यक था। मतलब सबसे बड़ी प्रमुख बात ये थी कि ये जल और थल दोनों पर उग जाते थे। ब्रायोफाइटा संघ के पादप जितने भी थे वे उभयचर थे, अर्थात जल और थल दोनों पर मतलब उग सकते थे, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते थे। तो इनको नम स्थान चाहिए था और छायादार स्थान चाहिए था। नेक्स्ट कहता है कि मुख्य पौधा इसमें युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट्स। इसमें मेन प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट्स होता है, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मकोद्भिद कहते हैं, जो स्वतंत्राश्रयी स्वपोषित होता है। मतलब स्वतंत्र रहता है, मस्त रहता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषित का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। लेकिन स्पोरोफाइट, जिसको हम लोग बीजाणु उद्भिद कहते हैं, ये पौधा युग्मकोद्भिद के ऊपर उगता है। समझ में आया? युग्मकोद्भिद के ऊपर, मतलब ये अपना सर्वाइवल स्वयं नहीं कर पाता, अपना भोजन नहीं, ये युग्मकोद्भिद से अपना भोजन लेता है। अर्थात भोजन के लिए यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है, अपने से नहीं बनाता। युग्मकोद्भिद अपने से बनाता है, बीजाणुद्भिद अपने से नहीं बनाता। मतलब गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है ना? कंप्लीटली या आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली। तना तथा पत्ती जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में। तना और पत्ती, स्टेम एंड लीव्स, ये संरचनाएं पाई जाती हैं।
किंतु इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। अब संवहन ऊतक कौन है? इसमें संवहन ऊतक में आता है जाइलम फ्लोएम, दोनों, जो जल को ले जाए, खनिज को लेके जाए वो जाइलम, और जो भोजन बन जाए पत्तियों में उसको पेड़ पौधों के सब भागों तक पहुंचाए उसे फ्लोएम। इनका अभाव होता है, ये नहीं पाया जाते इसमें। फिर पाया क्या जाता है? वास्तविक जड़ों के स्थान पर इसमें बहुकोषीय मूलाभास पाए जाते हैं, जिसको राइजोइड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूलाभास को राइजोइड्स, मूलाभास राइजोइड्स पाया जाता है। मतलब वास्तविक जड़ की जगह इसमें मूलाभास होते हैं। फिर क्या कहता है? नर जननांग को इसमें हम पुधानी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एंथीरिडियम कहते हैं। नर जननांग को इसमें पुधानी या एंथीरिडियम कहते हैं, जबकि मादा जननांग को स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है। जनन इसमें तीनों प्रकार का पाया जाता है, कायिक भी, अलैंगिक भी, लैंगिक भी, तीनों तरह का जनन इसमें देखने को मिलता है। निषेचन के लिए इनको जल आवश्यक होता है, बिना जल के इनका निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और इनमें भी पीढ़ी एकांतरण की क्रिया देखने को मिलती है। अब आता है हमारा कि ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग है हिपेटेसी, इस वर्ग को हम लोग लिवरवर्ट भी कहते हैं, इस वर्ग को हम लोग लिवरवर्ट भी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल आता है रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया। दूसरा हमारा आता है इंथ्रोसिरोटी, इस वर्ग के पौधों को हम लोग हार्डवर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवर्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक बात तो समझ में आती है कि इन्हें हम हार्डवर्ट क्यों कहते हैं, इन्हें हम लोग हार्डवर्ट क्यों कहते हैं? तो हार्डवर्ट इसलिए कहा जाता है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, क्या होता है इसमें? इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो ये स्पोरोफाइट होते हैं, इसमें जो स्पोरोफाइट होते हैं, उस स्पोरोफाइट में क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है, संपुटिका पाई जाती है, कैप्सूल पाया जाता है, संपुटिका जिसके कहते हैं, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल के पास, उस कैप्सूल के बाहर की ओर एक स्ट्रिंग निकला होता है, स्ट्रिंग जिसे हार्ड बोलते हैं। मतलब आपको यह समझना है कि इस ब्रायोफाइटा के एंथ्रोसिरोटी को हार्डवर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीजाणु उद्भिद में, क्योंकि इसके स्पोरोफाइट में एक कैप्सूल पाया जाता है, संपुटिका पाई जाती है, जिसमें एक स्ट्रिंग निकला होता है जिसे हार्ड बोलते हैं। इसी हार्ड के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवर्ड्स कहते हैं। हम इसको अगले वीडियो में लिख देंगे, हार्डवर्ड क्यों कहा जाता है। अभी इसका एक पॉइंट बचा हुआ है, हार्डवर्ड क्यों कहा जाता है ये बताना है, इसके एग्जांपल्स बताने हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे कि इसे क्यों कहा जाता है, और इसका एग्जांपल भी आपको लिखना है, एंथ्रोसिरोसिस, तो उसको भी लिख देंगे बच्चों। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतनी सी बात। धन्यवाद।